हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके की सीरीज। और जीके में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेडाइवल हिस्ट्री का जो एरा जो है, जो समय काल जो है, वो कब से कब तक का है। तो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक के समय काल को हम क्या बोलते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री। तो मेडाइवल हिस्ट्री में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? सबसे पहला है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और ये कब से कब तक चला? तो 1206 से 1526 तक। और इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी आई तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरा टॉपिक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली सल्तनत से पहले का जो समय काल है, जो उस समय काल में, जो उस इरा में जो जितने सारे इंसिडेंट हुई थी, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको अरब इन्वेजन हुआ था, अरब आक्रमण के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तुर्क आक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मोहम्मद गौरी भारत आया था, और मोहम्मद गौरी के आने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस तरह से हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अरब इन्वेजन और तुर्क इन्वेजन से ही जो है भारत में इस्लाम आया और इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस्लाम धर्म भी, इस्लाम रिलीजन भी। तो हम यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इस्लाम रिलीजन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मेडाइवल हिस्ट्री में और भी बहुत सारे वंश आते हैं, डायनेस्टी आती है, जैसे कि पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश, फिर प्रतिहार वंश, फिर चोल वंश। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो आपने थंबनेल पे देखा है लूसेंट बुक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे बस हम लूसेंट बुक से ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लूसेंट बुक के साथ साथ NCERT का क्रक्स भी है, और साथ ही साथ जो मेडाइवल हिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक है सतीश चंद्रा की, तो उसका भी यहाँ पे क्रक्स है। तो सतीश चंद्रा, NCERT और लूसेंट से जितने सारे क्रक्स हैं मेडाइवल हिस्ट्री में, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा है, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लाम धर्म से। सबसे पहले तो इस धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इस धर्म की स्थापना प्रोफेट मोहम्मद ने, यानी कि पैगंबर मोहम्मद ने की थी। और मोहम्मद साहब जी का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे? तो मक्का में हुआ था। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो मक्का में। मक्का कहाँ पे है? तो मक्का है सऊदी अरब में। और मक्का ही वो जगह है जहाँ पे लाखों पिलग्रिम्स हर एक साल हज की यात्रा पे जाते हैं। फिर मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और माता का नाम था अमीना। लेकिन इनका निधन जो है, इनके माता पिता का निधन जो है, ये बहुत जब छोटे थे तभी हो गया था। तो इनका पालन पोषण जो है वो इनके अंकल ने किया था। वैसे इनके माता पिता का नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। फिर इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादियां जो है इन्होंने खदीजा से की थी, और दूसरी शादी जो है इन्होंने आयशा से की थी। तो खदीजा जो है ये एक विडो औरत थी, यानी कि ये एक विधवा महिला थी, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी जो शादी की थी इन्होंने, वो की थी आयशा के साथ, आयशा के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है हिजरत। अब ये हिजरत क्या होता है? तो जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने वालों को हम क्या बोलते हैं कि वो लोग माइग्रेट कर गए, यानी कि उन्होंने माइग्रेशन कर लिया एक जगह से दूसरे जगह। तो इस्लाम में क्या है कि माइग्रेशन को ही हिजरत बोला जाता है। और ये हिजरत वर्ड कैसे आया? तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो है वो मक्का से मदीना गए थे, और इसी को बोलते हैं, यानी कि वो मक्का से मदीना गए, यानी कि वो माइग्रेट कर गए, और इसी को बोलते हैं इस्लाम धर्म में हिजरत। और 622 ईस्वी में ही हिज्र इरा, यानी कि हिज्र संवंत बोलिए या फिर इस्लामिक कैलेंडर बोलिए, हिज्र संवंत इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है 622 ईस्वी में। अब ये मक्का से मदीना क्यों गए? तो देखिए, 600 इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 609 ईस्वी में, दिसंबर 609 में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो हीरा केव, यानी कि हीरा गुफा में हुई थी। और 609 610 ईस्वी में ही जेब्रियल जो एक देवदूत थे, तो इन्होंने ही, जेब्रियल ने ही
मोहम्मद साहब को कुरान सुनाया और उसी समय पहली बार अल्लाह शब्द का भी जिक्र किया गया था जिब्रियल के द्वारा ही। तो जिब्रियल के द्वारा कहा गया कि आप इस्लाम के प्रचार प्रसारक होंगे और इस्लाम धर्म के प्रति जो आपकी जो प्रचार आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इस्लाम धर्म को अपनाना है और क्या क्या उसके नियम भी हैं। तो जैसे कि इस्लाम धर्म के भी 5 पिलर्स हैं, जो कहा जाता है जो फंडामेंटल जो प्रैक्टिस है इस्लाम के, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल प्रैक्टिसेस हैं। तो ये सबसे पहले तो ये जानना है कि ये मक्का से मदीना गए क्यों थे। देखिए 610 ईस्वी में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे, जब इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो और भी जो ट्राइब्स जो थे, अरब में बेसिकली ट्राइब्स ही थे। और ये इम्पॉर्टेंट एक ये भी हो जाता है कि मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को अपनाने से पहले किस ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो ये कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे। कहीं पे लिख लीजिएगा आप, ये कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे। इस्लाम धर्म को अपनाने से पहले, पैगंबर बनने से पहले ये कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे मक्का में जो है इनका विरोध होने लगा, जब इनके फॉलोअर बढ़ने लगे, जब इस्लाम का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, तो मक्का में इनका विरोध होने लगा और इसीलिए ये मक्का से मदीना चले गए अपने फॉलोअर्स के साथ। लेकिन मक्का से मदीना जाते वक्त जो है इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत सारे बैटल भी इन्होंने लड़े। लेकिन बैटल आपको ध्यान में रखना, 4-5 लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। तो इसीलिए कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कि प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम धर्म के लिए बस पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है, बल्कि एक रिलीजियस लीडर ही नहीं है, साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर भी हैं। यानी कि पैगंबर मोहम्मद जो हैं एक रिलीजियस लीडर होने के साथ साथ इस्लाम धर्म के पॉलिटिकल लीडर भी थे। फिर उसके बाद जानना है कि इस्लाम के 5 पिलर्स कौन है, यानी कि जो फंडामेंटल प्रैक्टिस है इस्लाम के लिए, इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए, एक सच्चा मुसलमान होने के लिए, वो 5 पिलर्स कौन हैं। तो सबसे पहला है कि एक भगवान है, फेथ, जिसे हम कहीं कहीं पे आप देखेंगे कलमा। पहला है कलमा, यानी कि देयर इज़ वन गॉड, और वो कौन है, अल्लाह। और प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनके मैसेंजर हैं, गॉड के मैसेंजर हैं। यानी कि आप जो अल्लाह की जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना कौन पहुंचाते हैं अल्लाह के पास, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब। फिर नेक्स्ट है शहादा, यानी कि नमाज, यानी कि एक सच्चा मुसलमान वही है जो दिन में 5 बार नमाज पढ़े। साथ ही साथ फिर है तीसरा है गिविंग अल्म्स, यानी कि जक़ात, एक तरह से दान देना, कि हर एक मुसलमान को, गरीब मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें उनकी जो दिनचर्या है, जो जीवन है, बेहतर बनाने के लिए हर एक साल या फिर कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो बहुत ही अच्छे से दान देना ही है। फिर नेक्स्ट है सौन, यानी कि इसे हम बोलते हैं फास्टिंग, और ये कब रखी जाती है, तो रमज़ान के महीने में। एक सच्चा मुसलमान वही है जो रमज़ान के महीने में, पाक जो महीना होता है इस्लाम में, उस महीने में फास्टिंग रखा जाना चाहिए। अब ये रमज़ान महीना इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये कहा जाता है कि इसी महीने, रमज़ान के महीनों में ही, ये तब से मनाया जाने लगा रमज़ान जब इसी महीने कुरान लिखी गई थी, तभी से इस महीने रमज़ान पर्व मनाया जाता है। फिर लास्ट है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि हज की यात्रा। हर एक मुसलमान को एक बार अपने ज़िंदगी में हज की यात्रा पर जाना चाहिए। और हज की यात्रा पे लोग कहाँ जाते हैं, मक्का जाते हैं। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि पैगंबर मोहम्मद का निधन जो है वो कब हो गया था, 632 ईस्वी में। और इसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एडी नहीं हो तो हिज्र, कितने हिज्र में हुआ था, कितने हिज्र या फिर कितने कौन से इस्लामिक कैलेंडर में हुआ था, तो उस समय चल रहा था 10 हिज्र, क्योंकि हिज्र संवत की स्थापना जो है 622 ईस्वी में होती है, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं। और मोहम्मद साहब को कहाँ पे दफनाया गया था, इनका निधन हुआ और फिर इन्हें कहाँ पे दफनाया गया, मदीना में। तो मक्का और मदीना दोनों ही जो जगह है वो कहाँ पे है, सऊदी अरब में है, और ये इस्लाम धर्म के से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। फिर नेक्स्ट है कि मोहम्मद साहब पहले और अंतिम पैगंबर थे।
मोहम्मद साहब जी के द्वारा कहा गया था कि मैं ही पहला और अंतिम पैगंबर रहूँगा और उसके बाद जो कोई भी आएगा वो खलीफा के पद पर बना रहेगा। तो उसके बाद जो है खलीफा पद कब तक चला? 1924 तक। 1924 तक खलीफा का पद चला, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोहम्मद साहब के निधन के बाद जो है इस्लाम धर्म जो है दो पंथों में बट गया। कितने पंथों में? दो पंथों में। कौन कौन से पंथ थे? सिया और सुन्नी। तो सिया के जो फर्स्ट जो कैलिफ हुए, जो खलीफा जो हुए, वो कौन हुए? अली। और अली कौन थे? तो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। और सुन्नी जो है, सुन्नी के फर्स्ट जो खलीफा हुए वो कौन हुए? अबू बकर। अबू बकर। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इनका अली का भी निधन कर दिया गया और अली के बेटे जो थे हुसैन, उनका भी निधन कर गया। यानी कि ये दोनों जो सिया के जो कैलिफ थे उन दोनों का निधन कर दिया गया। कब? तो अली का निधन जो है 661 ईस्वी में कर दिया गया था और वहीं पे अली के जो पुत्र थे हुसैन, जो कि दूसरे कैलिफ बने थे, उनका निधन 681 ईस्वी में कर दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट है जो मेडिवल हिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि भारत पर जो आक्रमण हुए और भारत में जो इस्लाम धर्म आए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो भारत पर मेडिवल हिस्ट्री में जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन। ये अरब आक्रमण क्यों हुआ था? तो देखिए, एक समय था जब इंडिया बहुत ही बड़ा हुआ करता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे इंडिया में ही थे मेडिवल हिस्ट्री के समय में। और इस समय में जो पंजाब प्रांत जो था और पेशावर का जो पार्ट था, सिंध का जो पार्ट था, उस समय में हिंदू शाही राजा दाहिर शेन का शासन था। दाहिर शेन। और दाहिर सेन से भी पहले कौन थे? चाच नाम के ब्राह्मण का शासन था। ब्राह्मण का शासन। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भारत जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी। बहुत सारा धन था इंडिया में। जो मंदिरों में जो दान दिए जाते थे उसमें भी बहुत सारा धन था। तो इन लोगों को पता था कि यहाँ पे बहुत सारा धन है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे राजा भी थे, यानी कि उन रक्षा करते थे अपने अपने क्षेत्रों की। वहाँ पे जितने टेम्पल्स होते थे उसकी रक्षा करते थे। उनका उत्तरदायित्व जो है मंदिरों की रक्षा करना या फिर अपने क्षेत्र की रक्षा करना राजा का ही होता था। तो इन लोगों को तो पता था कि यहाँ पे बहुत सारा धन है, लेकिन आक्रमण करे तो करे क्यों? आक्रमण कैसे किया जाए? क्योंकि आक्रमण इससे पहले भी किया गया, 712 ईस्वी से पहले भी किया गया, लेकिन वो असफल आक्रमण रहे। लेकिन सबसे पहला जो सफल आक्रमण रहा वो 712 ईस्वी में हुआ। और ये आक्रमण पूरी तरह से मतलब सुनियोजित था। हुआ ऐसा था कि अरब से, और यहाँ पे जैसे इंडिया हो गया और एक हो गया अरब, तो और एक हो गया श्रीलंका। तो श्रीलंका से कुछ सोने जा रहे थे और ये सोना जो है ये कहाँ जाना था? अरब कंट्री जाना था। और उससे पहले क्या हुआ कि दाभोल नाम का बीच पड़ता था। दाभोल। और कहाँ पे? तो सिंध के पास। तो वहीं पे ये पोर्ट, उसी पोर्ट पे ये शिप रुका और वहाँ पे सोने की लूटपाट की गई। वहाँ पे जो सिंध प्रांत के जो लोग थे, दाभोल में कहा जाता है कि चोरों और डाकुओं के द्वारा पूरा का पूरा सोना लूट लिया गया। तो एक मौका मिल गया अरब आक्रमण का। अरब आक्रमण का मौका मिल गया और सुनियोजित तरीके से अरब सिंध पर आक्रमण किया गया। और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था। और उस समय सिंध के शासक जो थे वो कौन थे? दाहिर शेन थे। और इस आक्रमण में जो है दाहिर शेन का निधन हो गया और मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध में जो है विजय हुआ। साथ ही साथ जो यहाँ पे इंडिया में जो आक्रमण हुआ, अरब आक्रमण, उसमें बहुत सारी लूटपाट भी की गई थी। बहुत सारी लूटपाट की गई थी। फिर अब हम डिस्कस करेंगे तुर्क इन्वेजन के बारे में, यानी कि तुर्की आक्रमण के बारे में। अब तुर्क इन्वेजन भी इम्पॉर्टेंट है और तुर्क इन्वेजन अरब इन्वेजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो है वो किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। ये गजनी का शासक था और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनी ने किया था। फिर महमूद गजनी जो है ये किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन, जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना 977 ईस्वी में की थी, यानी कि 977 ईस्वी में एडी में की थी। सुबुक्तगीन से पहले जो है कौन शासन करता था गजनी साम्राज्य पे? तो इसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन। लेकिन गजनी साम्राज्य का जो मेन जो संस्थापक था वो कौन था? सुबुक्तगीन।
किसके पिता? तो महमूद गजनी के पिता। और महमूद गजनी के बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनी के द्वारा भारत पर सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किए गए। कितने बार आक्रमण किए गए? 17 बार आक्रमण किए गए। और महमूद गजनी का जो आक्रमण का जो कारण था वो क्या था? लूटपाट। कि लूट, यहाँ से लूटे और फिर अपने तुर्क साइड में जाएं और वहाँ पे लड़ाइया हो या फिर जो क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाना हो उस पर पैसा खर्च किया जाए। तो महमूद गजनी से ये क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कितने ईस्वी में किया था? तो 1001 ईस्वी में किया था। किस राजा के विरुद्ध? तो हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, जो अफगानिस्तान और पंजाब पर शासन कर रहे थे। और इस युद्ध में जयपाल की हार हुई और यहाँ से बहुत सारा धन लूटकर फिर महमूद गजनी फिर चला गया। फिर बहुत सारे आक्रमण हुए। 17 आक्रमणों के बारे में तो हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जो 3-4 आक्रमण है जो सुपर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 1011 ईस्वी में गजनी ने पंजाब की पहाड़ियों में नगरकोट पर हमला किया, वहाँ को लूटा, वहाँ पे लूटपाट की गई। फिर 1013 ईस्वी में शाही राजा आनंदपाल, जो कि जयपाल के बेटे थे, तो आनंदपाल को बैटल ऑफ वाहिंद में हरा दिया। लेकिन फिर इसे मारा नहीं गया, इसे एक अपने क्षेत्र में लाहौर में जो है वो लाहौर के अधीन इनको राजा घोषित किया गया आनंदपाल को। फिर 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर कब्जा किया गया और थानेश्वर में जितने सारी मंदिरें थी वहाँ पर कब्जा किया गया। आपको थानेश्वर याद होगा, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर, वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन। फिर 1015 ईस्वी में कश्मीर पर हमला किया गया, जो कि खराब मौसम के कारण असफल रहा। और ये कश्मीर के आक्रमण के बारे में ये कहा जाता है कि महमूद गजनी ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया था उस समय पानी का मौसम था, बाढ़ बहुत थी और आधे जो इसके सैनिक थे वो डूबकर मर गए, तो इसीलिए इसका ये आक्रमण असफल रहा। फिर 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया गया। आपको पता हो कि मथुरा में बहुत सारे टेम्पल्स थे, उसको भी लूटा गया और उसमें एक गठबंधन को, कॉलिशन को हराया गया, जिसमें चंद्रपाल नामक शासक भी शामिल थे। तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनी ने मथुरा पर आक्रमण कब किया, कश्मीर पर हमला कब किया, थानेश्वर पर हमला कब किया, तो बस आपको ईस्वी ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज में आक्रमण किया गया। आपको पता हो कन्नौज भी जो है एक लाइन से ये सारे टेम्पल्स वाले क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे, बहुत सारा धन था जमा। तो महमूद गजनी का जो मेन मकसद जो था वो था लूटपाट। फिर महमूद ने कन्नौज नरेश चंदेला गौड़ा को हटाकर 1021 ईस्वी में कन्नौज पर विजय प्राप्त की थी। और महमूद गजनी का जो आक्रमण रहा वो 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी पर तक इसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे और ज़्यादातर में वो सफल ही रहा। लूटपाट करना था तो वो सफल ही रहता था। फिर नेक्स्ट है कि महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में ग्वालियर पर हमला किया और उस पर भी कब्जा कर लिया। फिर महमूद गजनी के द्वारा जो सबसे प्रमुख आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। कितने ईस्वी में? तो 1025 ईस्वी में, और ये इसका 16वां आक्रमण था। यानी कि इसके बाद जो एक ही आक्रमण किया गया था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। अब ये क्यों किया गया था जाटों के विरुद्ध, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपको ये जानना जरूरी है कि महमूद गजनी के द्वारा जो रूल किया गया था वो 997 से 1030 AD तक किया गया था। और जो इसका जो पीरियड जो था वो 1020 से लेकर 1025 तक इसने एक भी आक्रमण नहीं किया भारत में। 5 साल तक इसने एक भी आक्रमण नहीं किए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो है, मिडिल ईस्ट की जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी, तो उसको संभालने में लगा हुआ था। फिर 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पे है? काठियावाड़ में स्थित है, गुजरात में स्थित है, काठियावाड़ के तट पर स्थित था। और उस समय राजा भीमदेव काठियावाड़ के शासक थे। लेकिन ये कहा जाता है कि राजा भीमदेव उस समय काठियावाड़ में नहीं थे, इसीलिए उसने सोमनाथ मंदिर पर जो एक सुनियोजित प्लान बनाकर उसने आक्रमण किया। और कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग जो था, वहाँ पे शिव मंदिर था, उसका आधा पार्ट जो है वो अपने साथ ले भी गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस जो सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण हुआ था, जो लूटपाट हुई थी, वो इतनी बड़ी लूटपाट थी कि ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे जो कह रहे हैं वो इतिहासकार कह रहे हैं, जो इतिहासकारों ने जो बुक में लिखी हुई है। सबसे पहले तो इतिहास किसे कहते हैं? तो जिसका कहीं पे लिखित प्रमाण है,
चाहे वो अभिलेखों में हो, चाहे वो फिर किसी बुक में हो, किसी लेखक के द्वारा कहा गया, इतिहास के द्वारा कहा गया है, तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। सुनी बातों को हम इतिहास नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा काल कहते हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल, जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर जो लूटपाट हुई थी और उसके बाद जो ये तुर्क जा रहा था, तो उस समय इस बीच में बहुत सारे जो लुटेरे थे उसके द्वारा लूटपाट की गई, फिर जाट के द्वारा जो है वो लूटपाट की गई। और ये कहा जाता है कि इसके द्वारा इतना धन लुटाया गया, महमूद गजनी जब ये तुर्क जा रहा था उसके बीच में इतना धन लुटाया गया कि आज तक इतना धन उसने कमाया भी नहीं था 16 इससे पिछले 15 आक्रमणों में, ये कहा जाता है। और इसीलिए महमूद गजनी जो है 1027 ईस्वी में फिर भारत आया जाटों से लड़ने के लिए, लेकिन महमूद अफ गजनी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, महमूद गजनी भी इम्पॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन कासिम भी इम्पॉर्टेंट है, और फिर आने वाले हम क्लास में डिस्कस करेंगे मोहम्मद गौरी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर महमूद गजनी के साथ प्रमुख साहित्यकार अल-बरूनी भारत आया था, और ये साहित्यकार था। फिर अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, किताब अल हिंद, किताब अल हिंद। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था उस आक्रमण के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो चचनामा में, चचनामा नामक एक पुस्तक है, उससे जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। और चचनामा जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अली अहमद के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, चचनामा। ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। तो अल-बरूनी के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, किताब अल हिंद, या फिर तहकीके हिंद, या फिर इसे कभी कभी भारत की खोज भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके एग्जाम में किताब अल हिंद ही पूछा जाएगा, जो कि अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और इसका दरबारी कवि जो है फिरदौसी था, जिसने शाहनामा की रचना की थी। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, तो आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, क्योंकि देखिए 2 आक्रमण हुए, तो अब सभी आक्रमणकारियों को पता चल गया कि भारत पर आक्रमण करना बहुत ही आसान है, वहाँ पे यूनिटी नहीं है, वहाँ पे लोग एक साथ नहीं लड़ते हैं, और उनके पास बहुत सारी सेनाएं होती थी, और उन्हें मौका मिला कि भाई सब लूट रहे हैं तो हम क्यों नहीं लूटें। तो ज़्यादातर जो आक्रमणकारी आए वो लूट के ही मकसद से आए, लेकिन मोहम्मद गौरी जो आएगा वो लूट के मकसद से तो आएगा ही, और अपने क्षेत्र विस्तार के मकसद से भी आएगा, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। तो उसके बारे में भी हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और ये PDF मुफ्त में पा सकते हैं। धन्यवाद।